अस्सलाम हाउ आर यू। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था कंबाइंड फील्ड स्ट्रेंथ का। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देख लिया था, हम लोगों ने कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देख लिया था। और आई गेस हम लोगों ने इसके एक से दो क्वेश्चंस भी, सिंपल से क्वेश्चंस इसको सॉल्व किए थे, राइट। नाउ देयर इज अ लॉट टू प्रैक्टिस, लेकिन बिफोर दैट हम अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सो दैट कि हमारा कंटेंट इतना कवर हो जाए कि हम गुड क्वेश्चंस जो है वो उठा सके पास पेपर्स के। चलें, सो मैंने कहा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो uh, देख लिया था इन आवर लास्ट क्लासेस, एंड एक से दो क्वेश्चंस भी देखे थे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस उसके देख लिए थे हम लोगों ने। इसके ग्राफ्स वगैरह बनाने देख लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टॉपिक जिसकी वजह से हम फिर एक अच्छे कंटेंट कवर अप कर लेंगे और पास पेपर्स की तरफ फिर हम इजीली जा पाएंगे, ठीक है। So the topic for today is gravitational potential. अच्छा, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड अदर वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट, रिलेटेड, वेरी मच रिलेटेड, बट टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, अक्सर क्वेश्चंस में इसी का जिक्र हो रहा होता है, ठीक है। एंड इसीलिए शायद किसी ने पूछा था कि हम लोग सैटेलाइट्स को पहले क्यों नहीं करते, तो सैटेलाइट्स की डिस्कशन में एनर्जीज की डिस्कशन आ जाती थी, इस वजह से हम लोगों ने सैटेलाइट्स को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद रखा, ठीक है। सो व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं इन डिटेल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, अच्छा इसको डिफाइन एट अ पॉइंट के हिसाब से करें, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the work done in bringing a unit mass from infinity to that point in a field, ठीक है। हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया है। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एग्जैक्टली दैट पॉइंट इन अ फील्ड, ठीक है। अब ये बात का क्या मतलब है, इस बात को जरा समझते हैं टेक्निकली और उसके बाद फिर इसकी मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगेन एक प्रॉपर्टी है सोर्स मास की, जिस तरह हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देखा। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सोर्स मास, ठीक है। तो मैंने कहा लेट्स से कि दिस इज अ सोर्स मास ओवर हियर। चलिए, अच्छा देयर वाज एन इंटरनेट ग्लिच आई गेस। मैंने कहा हम सोर्स मास के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सोर्स मास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी में किस पॉइंट को कह रहा हूँ? इन्फिनिटी में उस बहुत फार अवे पॉइंट को कह रहा हूँ जहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नेग्लिजिबल हो चुकी हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल ही ज्यादा खत्म हो गई। तो मैंने लेट्स से कि दिस लेट्स मार्क दिस एज इन्फिनिटी, तो मैंने इसको इन्फिनिटी मार्क किया, ठीक है। मैंने कहा दिस वाज, अच्छा ये पूरा डेफिनेटली एक पूरा रेडियस है, ठीक है। तो मैं इन्फिनिटी इसको मार्क कर रहा हूँ एंड देन
mark, it's not different positions. ठीक है, मैंने ये डिफरेंट पोजीशंस मार्क कर दिए पॉइंट्स इन ए फील्ड के नाम से। ठीक है, अब मैंने कहा लेट्स से कि हमारे पास दिस वाज द सोर्स मास, could be a source mass earth, could be a source mass any planet, और इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन को मैंने कहा दिस इज इन्फिनिटी, दिस पोजीशन ओवर हियर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म होगा हर मास के लिए। टेक्निकली इन्फिनिटी हम उस पॉइंट को कह रहे हैं जहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब सी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है, नेग्लिजिबल हो चुकी है। अच्छा, हमने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब वो लेट्स से लेट दैट पॉइंट बी ये वाला पॉइंट, ठीक है, या फिर हम कह देते हैं लेट दैट पॉइंट बी एक ये पॉइंट कह देते, और मैंने कहा एक डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पुल करके अपनी तरफ या इस ऑब्जेक्ट की तरफ इस पॉइंट की तरफ लेकर आता हूँ, पॉइंट ए या पॉइंट बी, ठीक है, मैंने कहा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुल करूंगा और पुल करके आई एम ब्रिंगिंग या आई मीन मैंने कहा दी मास इज ब्रिंगिंग दैट पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है। कैसे लेकर आ रहा होगा? देखिए डेफिनेटली ये इसके ऊपर लगा रहा होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स दिस मास विल ट्रेवल अप टू लेट्स से एनी पॉइंट, हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया है एक वर्क डन, ठीक है। उस वर्क डन को मैं एफ इंटू डी से हम जनरली रेफर करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो एफ है ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, राइट। अच्छा, ये डिस्टेंस आपके पास है, अगर मैं इन जनरल सिर्फ इस फॉर्मूला को देखूं तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इसके ऊपर एक वर्क डन किया गया है। नाउ दैट वर्क डन इज रेफर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हमने ये क्यों कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है ना। एट अ पॉइंट इसलिए किया था कि देखें अगर मैं इसको पॉइंट ए पे ना लाता, मैं इसको पॉइंट बी पे लेकर आ जाता, मैं इसको सरफेस पे लेकर आ जाता, मैं इसको और किसी डिफरेंट पॉइंट्स पे लेके चले जाता, तो इन दैट केस द अमाउंट एंड वेरिएशन ऑफ फोर्स वो भी चेंज होती है आपके पास, क्योंकि ये याद रखिएगा कि फोर्स आपके पास जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर था। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी उसकी वेरिएशन डिफरेंट रहेगी, एंड डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फिनिटी उसका क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की उसका जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो भी डिफरेंट होने वाला है। इसलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपके पास लगा था। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट ए पर है वो बी पर नहीं है, इसी तरह सी पर नहीं है, डी पर नहीं है, एंड सो ऑन मल्टीपल पॉइंट्स है। और लेट्स से कि ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस कह देता हूँ, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा आपके पास, सही है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अब ये फॉर्मूला तो हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, मतलब एफ इंटू डी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम एफ इंटू डी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? एफ इंटू डी इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं है। अब हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। नाउ दैट डेरिवेशन ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस अगेन, तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करेंगे आपको और फिर उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। हमने कहा द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इट इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप फाइ से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज गिवन बाय माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। याद रहे कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और बाकी कन्वेंशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे अब तक चलती हुई आ रही थी, ठीक है।
वो कन्वेंशंस क्या है? तो कन्वेंशंस ये है कि आपके पास g इज अगेन 6.67 टेंस टू माइनस 11। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि g इज द सेम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m सोर्स मास है जिसकी फील्ड हम एग्जामिन कर रहे हैं, ये वाला, एंड r is similarly distance from center, distance from center of source mass, सोर्स मास के सेंटर से डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सरफेस के ऊपर अगर निकाल रहा हूँ तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? मास तो फिक्स हो गया, अब डिस्टेंस के ऊपर जरा गौर करें। देखिए डिस्टेंस हम इस तरह मार्क करेंगे, मेरे पास मैंने कहा लेट से लेट दिस बी द रेडियस, ठीक है, this be a distance RA and this be a distance RB। ये जो डिस्टेंसेस मैं मार्क करके दे रहा हूँ ये फ्रॉम दी सेंटर मार्क करके दिया, ठीक है। तो मैंने कहा ये सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस था और ये सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस था। तो मैंने कहा दिस इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। इसको मैंने कहा आर ए और इसको मैंने कहा आर बी, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहूंगा तो व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अगर मैं निकालना चाहता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए तो वो होगा माइनस जी एम अपॉन आर ए, मतलब उस स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोर्स मास, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं पॉइंट बी का तो ये होगा माइनस जी एम अपॉन आर बी, ठीक है। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम करना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस फॉर्म में माइनस जी एम अपॉन आर से हो रहे हैं, जिसमें आर सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे समझनी है कि आपके पास, मैं इसको इसी के साथ लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। इट्स कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो मैं जीरो बिल्कुल जीरो नहीं कह रहा, हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अब जितना ज्यादा नजदीक मैं इस ऑब्जेक्ट को लाऊंगा मुझे उतना ज्यादा वर्डन करना पड़ रहा होगा। देखिए मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आऊँ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मैंने मूव नहीं किया है, और या यूं कह लें कि इससे बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आया हूँ, तो वर्डन इतना ज्यादा नहीं था। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के पॉइंट बी पे लाता हूँ तो कंपैरेटिवली वर्डन ज्यादा होगा। मैं बी की बजाय पॉइंट ए पे लेकर आऊंगा तो वर्डन और ज्यादा हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ से उठा करके सरफेस पे लेकर के आ जाऊंगी तो वर्डन बहुत ज्यादा होगा। तो मैं ये तस्वीर कर सकता हूँ कि आपके पास अगर मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूँ दिस इज वर्डन एट दी सरफेस, तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास, अच्छा पहले वर्डन एट दी सरफेस जरा निकाल के देख लेते। मैंने ये दो देख लिए थे। अगर मुझे सरफेस का वर्डन निकालना है तो मैं किससे निकालूंगा? अगर मुझे सरफेस का वर्डन निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, दैट वुड बी जी एम। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेडियस फॉर सरफेस, हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये टिल पॉइंट ए था, ये टिल पॉइंट बी था, एंड ये एट पॉइंट एट दी सरफेस है। अब देखिए डिनोमिनेटर जहां पे सबसे छोटा होगा ये इसकी वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा होगी मैथमेटिकली। कॉन्सेप्चुअली भी हमने देखा था मैथमेटिकली इन सब में से डिनोमिनेटर मेरे पास सरफेस के ऊपर छोटा था। So the value of potential is maximum at the surface, ठीक है। आप इस चीज को यूं लिखेंगे कि the value of gravitational potential
द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पहली बात, इज कंसिडर्ड टू बी जीरो or negligible at infinity. ठीक है, दूसरा पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is maximum at the surface of the planet. ठीक है, रीजंस क्या है? रीजन ये है कि भाई आपके पास इन्फिनिटी से सबसे बड़ा डिस्टेंस आपने यहाँ पे इस वक्त ट्रैवल किया था। दूसरा रीजन आपके पास ये है कि क्या कहते हैं, जो आपके पास प्लैनेट है उसके सेंटर से रेडियस यहाँ पे आपके पास सबसे लीस्ट था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जिसको हम बात जिस पे नहीं कर रहे, ये क्या है यहाँ, ये जो नेगेटिव साइन लगा भाई, ये क्यों? Why is there a negative sign in this formula? What this negative sign is indicating in this formula? तो देखिए, नेगेटिव साइन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे? नेगेटिव साइन आपको बता रहे हैं पहली बात कि देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से उठ करके यहाँ बी पर आ रहा है, तो दिस वर्क इज डन बाय द फील्ड ऑफ दिस सोर्स मास। या बी से ए पर आ रहा है, या इन्फिनिटी से सरफेस तक आ रहा है, या इन्फिनिटी से ए तक आ रहा है, दोनों इन सारे केसेस के अंदर द वर्क इज बीइंग डन बाय द फील्ड। अब नेगेटिव साइन का हमने इस्तेमाल किया था, नेगेटिव साइन का हमने इस्तेमाल किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, मैं अभी इसको पहले बता देता हूँ। वो नेगेटिव साइन सुनते ही जो है मेरे दिमाग में आई कि मैंने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया, तो लेट्स क्लियर इट नाउ। थोड़ा सा हाईलाइट करके क्लियर कर लेते हैं इसको, तो मैं इसको पिंक में लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इसकी यूनिट डिस्कस नहीं की। अच्छा, यूनिट्स इसके जो थे, सिंस इट्स वर्क डन ऑन अ यूनिट मास, तो इट्स जूल्स पर केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने मिस आउट कर दिया। दूसरा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट की डिस्कशन से याद आई थी एक्चुअली बात, तो ये कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट जूल्स पर केजी है। अगर नेगेटिव साइन की डिस्कशन होती है तो बच्चे के जहन में आता है कि पूछे जाए कि भाई ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइंड में आता है कि हो सकता है भाई ये इनवर्ट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो ना, ये भी फोर्स इनवर्ट लग रही है, ये भी इनवर्ट लग रही है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन ये डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? ये तो स्केलर क्वांटिटी है, राइट? स्केलर क्वांटिटी पर डायरेक्शन होती नहीं है। तो अब सुनो, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का ताल्लुक एनर्जी या फिर वर्क डन से भी लिया जाता है। ठीक है, इसको आप इस चैप्टर में भी देख रहे हो, इस फैक्टर को कि हम नेगेटिव साइन को एनर्जीज के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। शायद थोड़ा बहुत अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पे मैंने थोड़ी बहुत मुझे याद है जब मैंने पढ़ी थी, तो वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के अंदर भी हम नेगेटिव पॉजिटिव से शो किया करते थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक और चैप्टर के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। देखें, इफ द वर्क इज बीइंग डन बाय द फील्ड, मतलब फील्ड खुद उसके ऊपर उसको खींच के ला रही है, सो द वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, इफ द वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड वर्क क्या होता? अगेंस्ट द फील्ड वर्क क्या होता कि अगर मैं ए से बी तक जाता, अगर मैं ए से बी तक जाता तो मुझे एक एक्सेसिव फोर्स लगानी पड़ती जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होती। तो इन दैट केस अगर मैं ए से बी पे जा रहा होता तो वहां पे मैं वर्क डन कर रहा होता अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड कर रहा होता। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट हम करते हैं विद अ पॉजिटिव साइन।
लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यहाँ पर हो, सरफेस पर हो, एट एनी पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी देखते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट को वहां तक लाने में जितना बर्डन है वो फील कर रही होती है। इस वजह से एवरी टाइम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मेंशन्ड विद अ नेगेटिव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे, इट इज रिप्रेजेंटिंग द लॉस ऑफ एनर्जी। गेन ऑफ एनर्जीज को हम साइंसेज में पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लॉस ऑफ एनर्जीज को हम हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कौन सी एनर्जी लूज हो रही है? अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से या फिर सर्टेन डिस्टेंस से टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ आ रहा है, तो इट इज लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एमजीएच वाला याद होगा ना, उसी को ध्यान में रखें कि अगर आपके पास सरफेस से मैं अवे फ्रॉम द सरफेस जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आई एम गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पे दैट वुड बी रेफर्ड एज पॉजिटिव। और अगर वो ये ऑब्जेक्ट वापस जमीन की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है वो फॉल डाउन कर रहा है, इट इज लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास लॉस क्या कहते हैं उसको शो कर रही होगी, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन से शो होगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइन देख रहे थे। स्क्रीन थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई, राइट? सेट हो गई। तो हम देख रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, और ये पॉइंट एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमने कहा था नेगेटिव साइन represents the work done by the field, ठीक है? दूसरा हमने कहा था कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स the loss of gravitational potential energy। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो इससे शो हो रहा है आपके पास, ठीक है? सही। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं दोबारा सिचुएशन को देखूं, मैंने कहा कि ये आपके पास सिचुएशन चल रही थी, अब इसमें मेरे पास दो मूवमेंट हो सकती हैं। अब जरा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज पहले कर लेते हैं, वो ये कि लेट्स सी द वेरिएशन और उसके बाद चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखें, ठीक है? तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम ग्राफ बना रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये कहा ग्रेविटेशनल, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, नॉट एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है? आर लिख दिया है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, अब सिंस ऑल द वैल्यूज आर इन नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव में नहीं हो सकती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, तो इन दैट केस हमारे पास जितना भी आपके पास ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव एक्सिस के अंदर बनेगा, ठीक है? तो हम ग्राफ हमेशा इसका नेगेटिव एक्सिस में इस तरह बना देंगे, एक बार, ठीक है?
दूसरी बात मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं सरफेस के ऊपर। जिस तरह हमारे पास एक ट्विस्ट आया था, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर पहले सरफेस एंड बियॉन्ड द सरफेस की ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई ट्विस्ट आने वाला है? सो नो, यहाँ पर ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद इन द सरफेस इज अनडिफाइंड। तो हम सरफेस एंड उसके बियॉन्ड ही पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक्सिस मार्क कर दूं यहाँ पे, तो दिस इज द रेडियस, ठीक है, विच इज मेजर्ड इन मीटर्स, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास मेजर्ड इन केजी पर मीटर, तो जूल्स पर केजी। दिस इज मेजर्ड इन जूल्स पर केजी। सही। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने डिस्टेंस मार्क किया है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑफ द एनी प्लैनेट। अब वेरिएशन चेक कीजिएगा। इसकी वेरिएशन आपके पास इस तरह जाएगी। तो ये कुछ आपके पास ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज एट द सरफेस। ये सरफेस की वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है आपके पास। बियॉन्ड द सरफेस जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो आपके पास बढ़ता जा रहा है, मतलब लेसर नेगेटिव होता चला जा रहा है। वैल्यू जो है वो मैं बोलूंगा डिक्रीज हुए चली जा रही है। तो ये तमाम वैल्यूज आपके पास दे आर फॉर वैल्यूज ऑफ आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर वैल्यूज ऑफ आर विच आर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और दूसरा मैंने कहा था कि फाई फॉर आर लेसर देन रेडियस, मतलब बिलो द सरफेस इज अनडिफाइंड। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिलो द सरफेस इज अनडिफाइंड। तो हमारे पास ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहे। अच्छा, हम कभी भी इस ग्राफ को जीरो पे टच नहीं कर दे, इवन एट द इंफिनिटी। यहाँ पे हमने कहा था ऑलमोस्ट जीरो है, हमने कहा था ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। पहली बात तो ये कि हमें इंफिनिटी नहीं पता, कि हम इंफिनिटी को मार्क नहीं कर सकते ना, कि भाई ये डिस्टेंस है इंफिनिटी। अगर हमने मार्क कर दिया तो वो इंफिनिटी कैसे रहा? सही है। तो हम हमेशा इसको एक ओपन एंड पे जाकर के छोड़ देंगे और हम बोलेंगे जनाब ये रहा। और फिर याद रहे कि ये एक आइसोलेटेड मास के लिए मैं बना रहा हूँ। बार बार मैंने कहा इस पूरे चैप्टर के अंदर कि जब जब हम किसी भी चीज के स्टार्टअप लेते हैं तो वो हम लेते हैं, मतलब किसी फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं, हम किसी मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को, तो वो हम कर रहे हैं फ्रॉम दी रेफरेंस की वे एक आइसोलेटेड मास है, राइट। चले, अब इसमें एक चीज समझनी है आपने। ये तो आपके पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया, एक सिंपल ग्राफ हो गया था, ठीक है। इसको स्लाइटली मैं ऐसे कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए जी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने समझनी है दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो इसको हम यहीं पे समझेंगे। मैंने कहा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये की पॉइंट है आपके पास, ठीक है, एंड दैट वुड लीड यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर मैं चलूँ, ठीक है, और मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक करके लेता हूँ। इसी डायग्राम को रेफरेंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक करके ले आया हूँ, और इन्फिनिटी हमारे पास कहीं और मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि हमारा मूवमेंट है फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो पहली सिचुएशन जो मैंने कही वो मैंने कही कि ऑब्जेक्ट
moves from point B to A। अच्छा, अब जो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे निकले वो आपके पास B टू A वाला किस तरह निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा, आप चेंज निकालेंगे फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे कन्वेंशन चलते हैं। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल ये होगा कि आपके पास आपका ए जो था वो फाइनल था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए पे जो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट से हमने देखा था माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बी पे जो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट से हमने देखा। तो इसी चीज को अगर मैं ओपन करके लिखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, मैंने इस पर इतना क्यों फोकस किया फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए यहाँ पे आपके पास दो तीन माइनस साइन आ जाएंगे एक साथ में, एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस इसका है जो फॉर्मूला है, और एक माइनस इसका अपना हो, तो दैट वुड क्रिएट अ कंफ्यूजन। ठीक है, इस वजह से हमने फाइनल माइनस इनिशियल लेकर के चले। दोनों केसेस में दूसरा केस क्या होगा, अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ये था माइनस जी एम अपॉन आर ऑफ ए, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां से लिखेंगे माइनस जी एम अपॉन आर ऑफ बी। ठीक है, अच्छा अब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है आपके पास, और ये माइनस, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि जी एम को आपने दिया कांस्टेंट बाहर। ठीक है, अच्छा, और वन अपॉन आर बी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया था इसलिए पहले लिख दिया, वन अपॉन आर ए आपके पास यहाँ। अच्छा, रिजल्टेंट आपके पास अभी भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। रिजल्टेंट आपके पास नेगेटिव वैल्यू किस तरह आ रही है, देखिए वन अपॉन आर बी में आपके पास डिनोमिनेटर आर बी इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर ए। ठीक है, so this entire value would become lesser as compared to this value, ये ग्रेटर हो गया आपके पास, तो लेसर वैल्यू माइनस द ग्रेटर वैल्यू, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है आपके पास ये नेगेटिव में आने वाला है। अगर ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में आने वाला है तो इसका मतलब है कि जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा होता, अगर मैं मूव कर रहा होता फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो थिंग्स वुड हैव बीन bit different। ठीक है, अगर मैं मूव कर रहा होता पॉइंट ए टू बी, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे आप जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते वो निकालते ए से लेके बी तक, इस तरह आपके पास ये पोटेंशियल आता ग्रेविटेशनल एट बी माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए। इसको जब आप ओपन करके मैथमेटिकली लिखते तो आप ये लिखते माइनस जी एम अपॉन आर बी। ठीक है, माइनस ये आर ए माइनस आर बी वाला वो था, मतलब बी माइनस ए वाला माइनस था, और ये आपके पास एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, ये इतनी ओपन करके कैलकुलेशन किस वजह से दिखा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिफरेंट मेथड्स फॉलो होते हैं, गलत कुछ भी नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूजन हो जाती है। गलत यूं नहीं होते कि जब हम इसको कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमें कन्वेंशंस बताए जाते हैं कि यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। तो अब कहाँ पे क्या करना था ये चीज हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, तो क्यों ना एक ऐसी चीज याद रखी जाए जो कि सब जगह सेम है। और वो चीज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल एंड पुट द नेगेटिव साइन ऑफ एवरीथिंग व्हिच इट बिलोंग्स, और बाद में जैसे कन्वेंशन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब जाके जीएम मैंने कांस्टेंट ले लिया बाहर, माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो चुका, भाई ये माइनस ही रहेगा इस दफा, सो दिस बिकम्स वन अपॉन आर ए एंड ये वन अपॉन आर बी माइनस में चला गया था तो ये इधर आ गया। अब
अगेन वही वाली बात है कि सिंस आर बी इज अ ग्रेटर वैल्यू, डिनोमिनेटर यहाँ पे पड़ा है तो 1/RB लेसर होगा आपके पास। दिस रेशो इज ग्रेटर दैन दिस 1/RB, तो टोटल वैल्यू आपके पास इसकी पॉजिटिव आने वाली है। तो इन दैट केस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप यहाँ निकालेंगे वो होगा पॉजिटिव। ठीक है। सो द व्हाट इज द कंक्लूडिंग पॉइंट ओवर हियर? कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब मैं अर्थ के सेंटर के नजदीक जा रहा हूं, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव बिकॉज वर्क डन बाय फील्ड है, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इफ आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव है। रीजन ये है कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड है आपके पास, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो गया, और दूसरा गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई विल समझ में। तो आई होप यहां तक की तमाम बातें क्लियर हुई होंगी। यहां तक की तमाम बातें क्लियर है तो आप एक थम्स अप शो करें एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज जो प्रोबेबली आज की मैं लास्ट चीज डिस्कस करूंगा, आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्टर रखी है मैंने, और मैं उसी बात से फिर इसी चीज से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही चल रहा है टॉपिक हमारा, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है इसी का, इक्विपोटेंशियल सरफेस। Now what are equipotential surfaces? Equipotential surfaces आपके पास है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है? सरफेसेस या डिस्टेंसेस या रेडियसेस जहां पर आपके पास वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने कहा सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब सिंबल के साथ लिख देंगे, इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों है? थोड़ा सा कॉमन सी बात है, बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स या साइंस नहीं है यहाँ। मैंने कहा लेट्स से कि ये वही एक प्लैनेट कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इस प्लैनेट के गिर्द मैं कुछ सरफेसेस बना रहा हूँ जिसको मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूँ। ठीक है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है जब आप देखेंगे यहाँ पे, मैंने कहा ये एक सरफेस मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने ये एक सरफेस बना दिया, ठीक है, और या फिर मैं एक थोड़ा सा डिस्टेंट सरफेस बनाना चाह रहा था, इस तरह करके एक सरफेस और बना, ये एक सरफेस बना। मैं इन सरफेसेस को, अब ये सरफेसेस से क्या मुराद है इस बात को समझिएगा। देखिए ये मैंने रेडियसेस बनाए हैं डिफरेंट, ठीक है, लेकिन इस स्पेसिफिक रेडियस को अगर मैं देखूं तो ये तो सराउंडिंग में है ना, मतलब पूरे ऑल ओवर दी, ये तो 3D स्पेस के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक रेडियस की बात करूं तो इट्स नॉट ओनली अ डिस्टेंस, इट इज द एंटायर सर्कुलर पाथ, और नॉट ओनली द सर्कुलर पाथ, क्योंकि इट्स स्फेरिकल, तो दिस इज द एंटायर स्फेयर, ठीक है। दिस इज द एंटायर स्पेस, दिस इज द एंटायर स्पेस, ठीक है। अब सर्कल के सेंटर से यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सब जगह का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा।
ठीक है ना, सब जगह का डिस्टेंस सेम है। अब आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है -Gm अपॉन आर। अब अगर मैं किसी भी एक सरफेस की बात करता हूँ, वहां पे किसी भी एक पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सरफेस तो डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा। इस वजह से इनको हमने कहा इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस। ये एक पूरा इक्वो पोटेंशियल सरफेस है, ये एक पूरा इक्वो पोटेंशियल सरफेस है, ये एक पूरा इक्वो पोटेंशियल सरफेस है। अब ये कि सरफेस एक पूरा इक्वो पोटेंशियल सरफेस है हमारे पास, ठीक है, बिकॉज आर इज कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, अब इस तरह समझे कि मैं 3 से 4 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करता हूं। मैंने कहा एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, जैसे भी पॉइंट बन रहा है, सी, पॉइंट डी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, मैंने इसको ए कहा था, इसको बी कहा था, सी कहा था, और इसको मैंने डी कहा था। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं ए से सी जाता हूं, देयर वुड बी अ रिटर्न अ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मैं ए से डी जाऊंगा, क्या आपको लगता है देयर वुड बी अ सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज? क्योंकि जितना चेंज इन डिस्टेंस ए से लेके सी तक है, उतना चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो ए से लेके बी तक भी आ रहा हो। अरे बस समझ में, इनका रेडियस तो सेम है। ठीक है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो जो चेंज यहाँ निकाल रहा हूँ क्या निकलेगा, वो मेरे पास 1/RC माइनस 1/RA, और ये -GM से मल्टीप्लाई हो रहा था। और अगर मैं डी के लिए निकालूंगा तो 1/RD माइनस 1/RA, और पूरा इसको -GM से मल्टीप्लाई कर देता। मजे की बात यह है कि RC और RD तो बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अ स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल इक्वो पोटेंशियल सरफेस वुड बी सेम, चाहे अब मैं यहां से आ रहा हूं, मैं यहां से आ रहा हूं, मैं यहां से आ रहा हूं, यहां से आ रहा हूं, व्हाटसोएवर द पॉइंट। ठीक है, तो मूविंग फ्रॉम ए टू सी, मूविंग फ्रॉम ए टू सी और ए टू डी, सेम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, ठीक है ना, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रही है। देखिए मजेदार बात ये है कि अगर आप बी से सी या बी से डी जाते तब भी एक ही कहानी होती है। ठीक है, क्योंकि ए और बी का रेडियस सेम है। हाँ, अब एक और बात वो ये समझने वाली है कि मूविंग फ्रॉम ए टू बी या फिर सी टू डी, अगर मैं ए से बी आता हूं, या अगर मैं सी से डी आता हूं, या डी से सी जाता हूं, वाइस वर्सा, इन दैट केस आपके पास नो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि बेटा नीदर आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर नॉर आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो उस सूरत में आता, या तो मैं टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा होता, या मैं अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि मूविंग ऑन एन इक्वो पोटेंशियल लाइन, एक इक्वो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करने से मेरे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती। तो यूं समझ लें कि जैसे अर्थ सरफेस को मैंने कहा, सरफेस एक इक्वो पोटेंशियल सरफेस है, हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो अगर मैं अर्थ के ऊपर घूम रहा हूँ तो अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं करूंगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती थी? जब अर्थ से ऊपर जाते थे, वापस अर्थ की तरफ आ रहे होते थे जाने से। ठीक है, तो मैंने कहा था आज की क्लास को स्लाइटली इतने शॉर्टर रखा, तो हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था, इंपॉर्टेंट बट शॉर्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
या नेक्स्ट क्लास में हम एग्जैक्टली इस इक्व पोटेंशियल एंड चेंज से रिलेटेड पहले तो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद वील मूव टुवर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फिर हम पास के क्वेश्चन देखेंगे। तो इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।